हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल टॉप रैंकर फार्मेसी। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है और उनके क्या स्कोप हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एनाटॉमी का वर्ड का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मैंने क्या लिखा है? डिफरेंट स्ट्रक्चर। मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एनाटॉमी कहते हैं। ठीक, सेकेंड दिया हुआ है फिजियोलॉजी। फिजियो मतलब क्या होता है? फंक्शन, है ना। और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। जब हम जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं एनाटॉमी का मतलब उसी स्ट्रक्चर के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक हम हार्ट ले रहे हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं हार्ट। हार्ट क्या है हमारा? ये एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इसको हम लोग कह रहे हैं क्या? एनाटॉमी कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? और जब इसका हम फंक्शन पढ़ेंगे कि ह्यूमन जो हमारा हार्ट होता है वो क्या क्या करता है हमारे बॉडी में, अगर उनके बारे में हम स्टडी करते हैं या फंक्शन, क्या कह सकते हैं? फंक्शन या मैकेनिज्म। जैसे हम लोग देखते हैं सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, कैसे सर्कुलेशन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, तो वो क्या है? मैकेनिज्म है। ठीक, और फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं फिजियोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आया? फिजियो मतलब फंक्शन और लॉजी मतलब क्या? स्टडी। ठीक है, तो एनाटॉमी का मतलब जब हम ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एनाटॉमी, और जो उस स्ट्रक्चर के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। अब उनके फादर कौन है? मतलब फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है? एंड्रयूज वेसालिस। ठीक है, और जो हमारे फादर ऑफ फिजियोलॉजी हैं वो है एल्ब्रेक्ट वॉन हॉलर। ये साइंटिस्ट का नाम आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या क्या स्कोप हो सकते हैं हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब जैसे मैं बताया कि हमारे बॉडी में क्या है? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। मतलब मान लो हम हार्ट की बात कर रहे हैं, लंग्स की बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग। जैसे हार्ट एक क्या करेगा? सर्कुलेशन करेगा। लंग्स क्या करेगा? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करेगा। तो ये क्या कर रहा है? अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक, तो यही कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो कॉम्प्लेक्सिविटी है उसको स्टडी इसके मदद से करते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक ऑफ सर्जरी। मतलब नए नए जो सर्जरी के टेक्निक होते हैं उनके बारे में भी डेवलपमेंट होता है। किसकी हेल्प से? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हेल्प से। थर्ड हमारा दिया हुआ है साइंटिफिक स्टडी। जो साइंटिफिक स्टडी हम लोग पढ़ते हैं ये एनाटॉमी के थ्रू ही हो सकता है। फिर है स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिजीज। मतलब मान लो कि हम हार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक हार्ट लेकर चल रहे हैं, तो हार्ट में कोई ना कोई डिजीज हो सकता है। जैसे मान लो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है ना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होगा कि हमारा ब्लड जो होगा वो पूरी तरह से पंप नहीं कर पाता है। जैसे सेकेंड होता है कार्डियक अरेस्ट। क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट बीट होता है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो जब कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। मतलब इस कंडीशन में पेशेंट क्या हो गया? डेड हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो हम जब उस स्ट्रक्चर और उसके जब डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं ये भी हमारा क्या है? स्कोप है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। ठीक, आगे देखते हैं नॉर्मल हेल्थ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट डिजीज पैथोलॉजिकल चेंज। मतलब हमारे हेल्थ के लिए भी क्या हो सकता है? ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक, अब एक वर्ड दिया है यहाँ पे पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब समझ रहे हैं कि पैथो मतलब कि हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी हो रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं पैथोलॉजिकल चेंजेस या उसको हम पैथोलॉजिकल डिजीज कहते हैं। बात समझ में आया? फिर है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। अच्छा, आप जानते हैं कि साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। तो जब हम सेल के बारे में किसके हेल्प से पढ़ेंगे? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है तो वो एनाटॉमी हो गया, सेल का फंक्शन क्या है तो वो फिजियोलॉजी हो गया। तो ये भी एक स्कोप हो सकता है हमारे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। फिर है हिस्टो। हिस्टो मतलब क्या होता है? हिस्टो मतलब होता है टिश्यू। क्या होता है? टिश्यू। जब हम टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब है यहाँ पे एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी समझ रहे हैं कि जैसे कि जो बेबी होते हैं वो फिटस में होते हैं तो वहाँ जो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट होता है, तो वो भी हम किसके हेल्प से पढ़ सकते हैं? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हेल्प से पढ़ सकते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है ना। जैसे मैंने बताया था एक क्लास में कि जैसे जो हमारा सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है? सेल होता है। बहुत सारे सिमिलर सेल कंबाइन होकर क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं।
ठीक है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, यही तो लेवल है किसका, ऑर्गेनिज्म का, इसलिए इसको बोला जाता है लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये देखो, अगर सेल बना हुआ है तो सेल में भी तो कुछ तो मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये क्या होंगे, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये सब क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूलर लेवल पे हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हमारा जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है हमारा मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर में क्या क्या आ सकते हैं, हमारे एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक हमारे यहाँ एग्जांपल दिया है नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनका हमारे लाइफ में क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल, तो क्या, सॉरी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, तो क्या बोलोगे, सेल होता है। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट या लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या बोलोगे, मॉलिक्यूलर लेवल। बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेलुलर। अब मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बन गए, सेल बन गए। मतलब जब छोटे छोटे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो एक क्या बनेगा, हमारा नया सेल का फॉर्मेशन होगा। और यही जब बहुत सारा सेल यहाँ पे कंबाइन हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, हमारा टिश्यू बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है, फिर एटम एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सेल। फिर सेल कंबाइन होंगे तो क्या बनेंगे, टिश्यू। ए ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन बॉडी। अब पूरा सेल, जितने भी सिमिलर टाइप के सेल है, एक जगह कलेक्ट होंगे, ग्रुप ऑफ सेल जब कंबाइन होते हैं तो एक पार्टिकुलर फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू कहते हैं, ठीक। और सेकेंड है हमारा लास्ट ऑर्गन। अब मैंने अभी बताया कि टिश्यू जब कलेक्ट होते हैं, एक टिश्यू दूसरा टिश्यू में आप लोग जानते हैं हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, मस्कुलर टिश्यू हो सकता है, बहुत सारे टिश्यू यहाँ हो सकते हैं, जैसे नर्वस टिश्यू हो सकता है। तो सब एक पार्टिकुलर क्या करेगा, ऑर्गन बनाएगा। जैसे नर्वस है, यहाँ पे ब्रेन बन जाएगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है, फिर यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू तो मसल्स का फॉर्मेशन करेगा। सब एक अलग पार्टिकुलर क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्गन, वेरियस टिश्यू कलेक्टिवली फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी कॉल्ड ऑर्गन। तो जब बहुत वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू जब कंबाइन हो जाते हैं तो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। अब अगर ऑर्गन बन गया, जैसे अभी मैंने समझाया कि जो हमारा हार्ट है क्या है, एक ऑर्गन है, और हार्ट क्या कर रहा है, हमारा सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है। ये बेस्ट एग्जांपल है, अच्छे से समझ पाओगे इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो हार्ट क्या करता है, हमारा सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये देखो हार्ट क्या कर रहा है, एक ऑर्गन हो गया, अब कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, समझ में आ रहा है। तो फिर हमारा जैसे मान लो नोज हो गया, ठीक है, लंग्स हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब हो गए हमारे ऑर्गन सिस्टम हो गए। अब हमारे बॉडी में कितने टाइप के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा है आवर बॉडी इज मेजरली कंपोज्ड ऑफ 11। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर कितने सिस्टम हैं, याद नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो कोरिलेट नहीं करते हैं। अगर आप कोरिलेट करोगे, अपनी बॉडी को देखोगे तो वो समझ में आएगा। जैसे हम एक एक करके वैसे ही हम अरेंज किए हैं। जैसे देख लो, फर्स्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है कि हमारा स्टोमक क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक। तो सबसे पहले डाइजेशन में कौन हेल्प करेगा, स्टोमक। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्गन, और ये ऑर्गन क्या कर रहा है, एक सिस्टम बना रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर आया रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन करेगा, हमारा नोज हो सकता है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कर सकता है, हमारा, अभी मैंने एग्जाम्पल बताया है, हार्ट, ठीक। फिर है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी क्या होता है, मतलब कि जो भी हमारे वेस्ट होते हैं यूरिन के फॉर्म में फेकल आउट करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये किसके मदद से होता है, किडनी। किडनी जो होता है हमारा ऑर्गन, वो हमारा यूरिन बनाने में मदद करता है, ठीक है। फिर है नर्वस सिस्टम। फिर हम नर्वस के बारे में पढ़ेंगे, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। वो सब किस में आता है, हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में आते हैं, ठीक है। अब है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव मतलब हम पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। जैसे मेल में होता है टेस्टिस, फीमेल में होता है ओवम। तो कैसे कैसे फंक्शन होते हैं, कैसे कैसे उनमें कैसे कैसे वो परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो बस याद रखना है कि कितने सिस्टम होते हैं, 11 होते हैं, ठीक। अब है इंडोक्राइन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बच्चा इसको स्किप कर देता है। तो इंडोक्राइन का मतलब होता है डक्टलेस ग्लैंड, जहाँ पे हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है। हार्मोन हमारा क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स होता है, ठीक है। वही हमारा क्या करता है, बहुत सारे पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक। तो इंडोक्राइन क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स होता है, ठीक है। अब है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। फिर मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर है इम्यूनिटी सिस्टम, कैसे कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेट्री मतलब क्या होता है, स्किन। जब हम स्किन के बारे में पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं इंटीग्यूमेट्री सिस्टम। तो ये जो हमारे मेजर 11 क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं। ये कभी कभी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाती है, पूरा टोटल 11 नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको कोरिलेट करके आप याद करो। अब जो हमारा टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेस, इसका मतलब क्या है समझो।
कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, लाइफ प्रोसेस होते हैं। जैसे डाइजेशन हो गया, डाइजेशन भी तो एक प्रोसेस हुआ, रेस्पायरेशन हो गया, मतलब एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे लाइफ प्रोसेस। लाइफ का मतलब ही होता है क्या, जीवन। तो जो हमारा ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे लिविंग थिंग्स है, लिविंग बींग्स है, उनमें जितने भी बॉडी में फंक्शंस होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो सब किस में आते हैं, लाइफ प्रोसेस में आते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ डिफिनेशन देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन बॉडी परफॉर्म्स डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस फॉर इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या करता है, हमारे स्पीसीज को मेंटेन करके रखता है, वो कंटिन्यूटी बनाए रखता है कि हमारा जो एवोल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा है, ये सब क्या है, एवोल्यूशन भी एक वर्ड जो है, ह्यूमन एवोल्यूशन, वो भी क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के स्कोप में आते हैं। ठीक, तो सर्वाइवल होने के लिए क्या है और रिप्रोडक्शन, ये दोनों क्या है, हमारे प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्या रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हमारा लाइफ जनरेट हो पाएगा, क्या आगे कंटिन्यूटी बना रहेगा, जनरेशन से जनरेशन कंटिन्यूटी बना रहेगा, नहीं बना रहेगा। ठीक, तो सर्वाइवल होने के लिए इसकी ज़रूरत है। ठीक, सेकंड दिया है द बॉडी मेंटेन्स एंड रिस्टोर द होम्योस्टेटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे बॉडी में जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंपेयर में क्या होगा, खुद को कांस्टेंट रखेगा। कांस्टेंट का मतलब समझते हैं, कांस्टेंट का मतलब होता है डज नॉट चेंज। क्या होता है, डज नॉट चेंज, मतलब जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, इसके कंपेयर में जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब मान लो कि इसमें हम जैसे गर्मी लग रहा है, जैसे हमारा पसीना, जैसे स्वेट होता है ना, तो स्वेट ग्लैंड क्या करता है, हमारा स्वेट रिलीज करता है। स्वेट का मतलब समझते हो, पसीना होता है, ठीक है। तो ये स्वेट के फॉर्म में क्या करता है, रिलीज करता है हमारा बॉडी। तो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स होता है। अब इससे मान लो 42 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण इसमें क्या हुआ, चेंजेस होना स्टार्ट हो गया। ठीक, मतलब ये बढ़ गया, जितना नॉर्मल था, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था, उससे ज़्यादा हो गया। अब इसको ज़्यादा हो गया तो इसको मेंटेन कौन करेगा, हमारे इंटरनल टेम्परेचर। मतलब हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि स्वेट ग्लैंड, ये क्या करते हैं, स्वेट रिलीज करते हैं, जिससे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो लॉस हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब जैसे फीवर होता है तो क्या होता है कि उस टाइम पसीना गिरता है। पसीना क्यों गिरता है, क्योंकि वो हीट को लॉस करता है, लूज करता है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर यहाँ पे लूज होगा तो क्या होगा, खुद से वो फिर से 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं होम्योस्टेटिस, मतलब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखना। ठीक, फिर है ऑल द लिविंग बींग्स हैव सम स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द नॉन लिविंग। अब बताओ, जो लाइफ प्रोसेस होने का क्या मतलब है कि नॉन लिविंग और जो हमारे लिविंग होते हैं दोनों को डिफरेंट करते हैं। मतलब हम लोग जानते हैं कि लिविंग का मतलब जिसमें लाइफ हो, है ना, और नॉन लिविंग मतलब क्या है, नॉन लग गया, मतलब कि लाइफ उसमें नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। तो लिविंग मतलब जिनमें लाइफ होगा और जिसमें लाइफ नहीं होगा। अब मान लो कि जो ब्रीथ कर सकता है, सांस ले सकता है, वही तो लिविंग होगा। अब जो जैसे मान लो डेस्क हो गया, टेबल हो गया, क्या वो लिविंग है, नहीं है, वो कैसे हैं, नॉन लिविंग। क्यों, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, रेस्पायर नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो नॉन लिविंग और लिविंग को क्या कर सकता है, कोरिलेट करता है, इस दोनों को क्या करता है, स्पेसिफिक प्रोसेस अलग अलग होते हैं इन दोनों के। ठीक, तो यहाँ देखिए सबसे पहले दिया हुआ है टर्म मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है समझिएगा। जो मेटाबॉलिज्म होता है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे मेटाबॉलिज्म में होते हैं। ठीक, तो ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शन अगर होते हैं उन्हें हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक, मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो आपको ध्यान रखना है, इसको याद कैसे करना है, समझना। देखो कैटा मतलब क्या होता है, तोड़ना। अब मान लो कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, मान लो एक बड़ा मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, तोड़ रहे हैं। तो ये जब ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड, ये कॉम्प्लेक्स फूड है, मतलब कि जब हम कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में, किसके फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। तो आपको याद कैसे करना है कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू द सिमिलर सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स को तोड़ दिया सिंपलर में, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, इसको ऐसे याद रखना है, ब्रेक डाउन। ठीक है, कैटा मतलब तोड़ना, कैटा मतलब काट रहे हैं, काटना मतलब तोड़ना। ठीक, ऐसे याद करना। जैसे है एनाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म मतलब क्या, एक तोड़ रहा है तो दूसरा क्या करेगा, बिल्डिंग करेगा, बनाने का काम करेगा। तो ये मैंने यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बाय द सिंपलर मॉलिक्यूल्स, जो टूटा हुआ है उसको फिर से क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना देगा, इसको हम लोग कहते हैं एनाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक, ये दोनों का डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसका डिफरेंस बनाकर लिख सकते हो। ठीक, सेकेंड है हमारा रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन होता क्या समझना।
Respiration at the cellular level is a catabolic process involving combustion of glucose in presence of O2 within the cell and release of ATP, water and CO2। कहने का मतलब है कि जो हमारा रेस्पायरेशन होता है, मैंने बताया था कि जो रेस्पायरेशन होता है इसका मतलब होता है एनर्जी रिलीज होना। क्या होना? एनर्जी रिलीज होना। अब एनर्जी कैसे रिलीज होगा? तो मैंने एक चीज़ बताया था, क्या? एंजाइम। क्या बताया था? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? तोड़ने, जो हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको तोड़ने में मदद करता है, मतलब ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स कौन किसकी हेल्प से होता है? एंजाइम की हेल्प से होता है। ठीक, तो इसमें रेस्पायरेशन में क्या होता है? एंजाइम रिलीज होता है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये रेस्पायरेशन मतलब क्या कि जो हम फूड मटेरियल्स खा रहे हैं उसमें कैसा रिएक्शन हो रहा है? कैटाबोलिक। अब इस वर्ड से कोरिलेट करना, मैंने अभी बताया है कैटाबोलिक का मतलब क्या हुआ? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, मतलब जो हमारे फूड पार्टिकल्स है उसको तोड़ेगा और क्या करेगा? सिंपलर फॉर्म में चेंज करेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कंबशन ऑफ ग्लूकोज। आपने रिएक्शन देखा होगा कि जो हमारे ग्लूकोज होते हैं वो टूटकर क्या बनते हैं? ATP बनता है, वाटर बनता है, CO2 बनता है। ये सब क्या होते हैं? उनके कंपोनेंट्स में फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है क्या दिया? रिस्पॉन्सिवनेस। क्या दिया हुआ है? रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्ड करना। क्या करना? रिस्पॉन्ड करना। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ लिविंग बीइंग टू रिस्पॉन्ड टू एनी चेंजेज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। एक बात बताओ मुझे कि हम लोगों को ठंडा, गर्मी, फीवर या कुछ भी होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट उस टाइम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मम्मी मुझे फीवर हो गया, ये सब क्या हो रहा है? हम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मम्मी को बता रहे हैं कि मुझे फीवर हो चुका है, अब मुझे दवा लेनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो लिविंग में क्या कर सकता है? रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है, अब मान लो कि जैसे गाय है, ठीक है, अब क्या काऊ जो है उसको ठंडा लगे तो क्या रिस्पॉन्ड करेगा? है ना, तो रिस्पॉन्ड करेगा? नहीं कर सकता है, रिस्पॉन्ड नहीं करता है। ठीक, लेकिन इसका क्या मतलब है कि क्या वो नॉन लिविंग है? नहीं, वो है लिविंग लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो लिविंग में भी प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आया? अब नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। तो द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, मतलब यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा एक जो ऑर्गेनिज्म है वो नए बेबी का निर्माण करते हैं, मतलब अपने ही जैसा। अब एक बताओ, एक डॉग है, ठीक है, तो डॉग ही बच्चा देगा, है ना, मतलब ह्यूमन है तो ह्यूमन ही प्रोड्यूस करेगा, है ना, मतलब जो ह्यूमन है अपने ही जैसा एक नए ह्यूमन का, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? अब हम देखेंगे यहाँ पे ग्रोथ। क्या दिया हुआ है? ग्रोथ। ग्रोथ कहने का मतलब है कि पहले ही मैंने बता दिया है कि ग्रोथ का मतलब ही होता है क्या? नंबर में इंक्रीज होना। अब कौन सा नंबर हो सकता है? सेल का नंबर हो सकता है। तो डिफाइन इज द इंक्रीज इन द साइज। अब जैसे आप देखते हो किसी का ये इतना है, ठीक है, अब ये मोटा गया, मतलब इसका थिकनेस क्या हो गया? बढ़ गया, है ना, मतलब इसमें क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है कि नहीं? जैसे साइज में ग्रोथ हो रहा है और क्या है? मास ऑफ द बॉडी। मैंने अभी जो बात किया है किसका बात किया है? मास का बात किया है, ठीक, या साइज बोल सकते हो। ड्यू टू, अब ये दोनों किसके कारण हो सकते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है? सेल का नंबर बढ़ता है और सेल का साइज बढ़ता है। तो ग्रोथ क्यों होता है? तो आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर और सेल और साइज ऑफ द सेल। बात समझ में आया? अब यहाँ पे दिया हुआ है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ होल बॉडी और इंडिविजुअल ऑर्गन सेल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर कोई भी सेल का स्ट्रक्चर या पूरे होल ह्यूमन बॉडी मूवमेंट करता है, मोशन करता है, उसे हम लोग कहते हैं मूवमेंट। हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं? बेसिक लाइफ प्रोसेस, मतलब ह्यूमन के अंदर, मतलब जो हमारे लिविंग बींग्स हैं उनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकते हैं, क्या क्या उनके अंदर एबिलिटी होती है, उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। लास्ट हमारा है डाइजेशन। क्या दिया हुआ है? डाइजेशन। डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू माइक्रोमोलिक्यूल्स एब्जॉर्प्शन इन द ब्लड। कहने का मतलब है कि जैसे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं, है ना, ये हम जैसे रोटी खाते हैं, एक बार बताओ, जब रोटी खाते हैं तो थोड़ा देर के बाद जब खाने के बाद माउथ में क्या होता है? बोलस बन जाता है, वही जाके स्टोमक में काइम बन जाता है, धीरे धीरे काइल बन जाता है। वो क्या हो रहा है? वो डाइजेशन हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे माउथ के अंदर हमारा बोलस रहा, ठीक, स्टोमक में हमारा काइम बन जाता है, ठीक, फिर हमारा आगे जाकर काइल बन जाता है, ठीक है, मतलब ये क्या हो रहा है? छोटे छोटे बोलस में, छोटे छोटे लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक। तो यहाँ दिया हुआ डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं उसको तोड़कर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ह्यूमन ब्लड के अंदर, ब्लड में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? डाइजेशन। ये पूरा रहा हमारा स्कोप ऑफ एनाटॉमी और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हमारा है बेसिक लाइफ प्रोसेस। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।